हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 12 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप यूपी वॉन्ट्स इट विल क्वॉश रिकवरी नोटिस इन सीए प्रोटेस्ट। तब जब यहाँ पर सीए प्रोटेस्ट हुए थे तो उसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था। तो यूपी गवर्नमेंट का बेसिकली ये कहना था कि जिन्होंने भी यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज किया है उनको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे पुल्ड अप द यूपी गवर्नमेंट ओवर रिकवरी नोटिस टू पे डैमेजेस फॉर डिस्ट्रक्शन कॉस्ट टू पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन दिसंबर 2019। तो 2019 में प्रोटेस्ट हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट का यही कहना था कि जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को पे करना पड़ेगा। अब पे कितना करना पड़ेगा उसके लिए कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 2009 और 2018 में कुछ गाइडलाइंस हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को यहाँ पर यूपी ने फॉलो नहीं किया। तो कोर्ट का रेफरेंस था 2009 की रूलिंग में, जिसमें ये बताया गया था जो कमिश्नर है वो यहाँ पर डैमेजेस को एस्टिमेट करेगा और यहाँ पर जो लाइबिलिटी है इन्वेस्टिगेट करने की वो यहाँ पर जज के पास होगी। तो बेसिकली यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की गई है कि यहाँ पर एक ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही यहाँ पर प्रोसिक्यूटर भी नहीं हो सकता, सिर्फ वही जज नहीं हो सकता, वही जूरी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेपरेशन की बात की गई थी कि यहाँ पर जो डैमेजेस हैं उनको एस्टिमेट करेगा कमिश्नर और यहाँ पर जो लाइबिलिटी है उनको इन्वेस्टिगेट करेगा जज। फिर एपेक्स कोर्ट ने इसी बात को रीइटरेट किया था 2018 के डिसीजन में। लेकिन अगर हम यूपी में देखें तो यहाँ पर एडीएम जो है वही लाइबिलिटी को तय कर रहा है। तो अ बेंच ऑफ जस्टिसेस डीवाई चंद्रचूड़ एंड सूर्यकांत टुक एक्सेप्शन टू द फैक्ट दैट एडीएम एंड नॉट जुडिशियल ऑफिसर्स एज मैंडेटेड बाय द एपेक्स कोर्ट। तो एडीएम तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कितनी लाइबिलिटी पे करनी है। तो यू हैव बिकम कंप्लेनेंट, यू हैव बिकम एडजुडिकेटर एंड देन यू आर अटैचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द पावर तो हो ही नहीं रहा है, तो यही प्रॉब्लम है। When we had directed that education has to be done by a judicial officer, how is ADM conducting प्रोसीडिंग्स? तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर 2009 में गाइडलाइंस निकाली थी। तो बेसिकली ये था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए जब यहाँ पर आप डैमेजेस को एस्टिमेट कर रहे हो या आप यहाँ पर लाइबिलिटी को तय कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर यूपी ने फॉलो नहीं किया। सेकेंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे क्वाड। तो क्वाड में जो फॉरेन मिनिस्टर्स उनकी मीटिंग हुई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ज्वाइंट काउंटर पार्ट्स फ्रॉम यूएस, जापान एंड होस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर मीटिंग हुई है क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई है। तो बेसिकली चाइना को सिग्नल यहाँ पर दिया गया है। सारी ही कंट्रीज़ ने बात की कि शेयर विजन, यहाँ पर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कोर्शन होना चाहिए, एक दूसरे कंट्रीज़ की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया रशिया यूक्रेन का इशू और म्यांमार का इशू। लेकिन रशिया यूक्रेन के इशू पे, म्यांमार के इशू पे जो इंडिया का पब्लिकली स्टांस था वो थोड़ा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स। ऑन म्यांमार जयशंकर पॉइंटेड टू द चैलेंज ऑफ इंसर्जेंसी। तो यहाँ पर इंसर्जेंसी की बात की गई जो इंडो म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग यहाँ पर बढ़ गई है। इसके अलावा जो नेशनल सेंक्शंस है, जैसे कि यूएस ने म्यांमार के ऊपर सेंक्शंस लगा दी, इंडिया उसको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। तो ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड दैट इंडिया इज अगेंस्ट नेशनल सेंक्शंस। द यूएस हैज इम्पोज सेंक्शंस ऑन द नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ द म्यांमार जनता, लेकिन जो इंडिया है वो सेंक्शंस को नहीं मानता कि सेंक्शंस लगाए जाने चाहिए म्यांमार के ऊपर। ही मेंटेन कंप्लीट डिप्लोमेटिक साइलेंस ऑन द रशियन थ्रेट टू इन्वेड यूक्रेन। तो हमने इसके ऊपर कोई भी बयानबाजी नहीं की कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना सही है। वाइल ब्लिंकन सेड देयर आर ट्रबलिंग साइंस ऑफ रशियन एस्केलेशन। इसके अलावा म्यांमार को लेकर आसियान कंट्रीज़ को एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि म्यांमार को वापस से पाथ ऑफ डेमोक्रेसी पर कैसे लेकर जाया जाए। लास्ट बात यहाँ पर की गई, जो यहाँ पर 2593 रिजोल्यूशन है यूएनएससी का, जिसमें बात की जाती है जो अफगान टेरिटरी है उसका यूज़ नहीं होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी कंट्री के ऊपर टेरर अटैक करने के लिए। तो दैट अफगान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री शेल्टर और ट्रेन टेररिस्ट और प्लान और फाइनेंस टेररिस्ट एक्ट्स। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ बातें बोली गई हैं कि यहाँ पर म्यांमार में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए। बाकी यहाँ पर 2593 रिजोल्यूशन को इन द लेटर एंड स्प्रिट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। यूक्रेन और रशिया के इशू पर हमने यहाँ पर कोई बात नहीं की, लेकिन बाकी यहाँ पर कंट्रीज़ ने बात की कि एस्केलेशन बढ़ सकता है और यहाँ पर जो रशिया है वो यूक्रेन में इन्वेड कर सकता है। आगे हम चलते हैं। हिजाब सुप्रीम कोर्ट सेज विल स्टेप इन एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो यहाँ पर बेसिकली स्पेशल लीव पिटीशन की बात की गई थी कि स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर को लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैटर को इतना लार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित है, तो उसको आपको इतना लार्जर इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम स्टेप इन करेंगे।
अब यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो बेसिकली अभी ऑर्डर नहीं, अभी सिर्फ यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस निकाले गए, आप ऐसा बोल सकते हो। तो फर्स्टली वी आर पेन्ड बाय द ऑनगोइंग एजुटेशन एंड क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंस द पास्ट फ्यू डेज, स्पेशली व्हेन दिस कोर्ट इज सीज्ड। तो जब मैटर यहाँ पर सब जुडाइस है तो लोगों को, बच्चों को ये बात समझनी चाहिए। इट सेट इट हार्डली नीड्स टू बी मैंशन दैट आर्ट्स इज अ कंट्री ऑफ प्लूरल कल्चर्स। तो इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स एक साथ रहते हैं, रीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। तो सेकुलर स्टेट है, तो यहाँ पर कोई भी अपने आप को एक रिलीजन से आइडेंटिफाई तो करता है, लेकिन स्टेट अपने आप को किसी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करता। तो बीइंग अ सेकुलर स्टेट इट डज नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद एनी रिलीजन एज इट्स ओन। सारे सिटीजन के पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी उनका फेथ है और जो भी उनकी चॉइस है। इट ऑल्सो सेट दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज नॉट एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, राइट टू फ्रीडम भी यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो वेदर वेयरिंग ऑफ द हिजाब इन द क्लासरूम इज पार्ट ऑफ द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो कि यहाँ पर शिरूर मठ केस में एक टेस्ट होगा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, उसको चेक किया जाएगा क्या हिजाब यहाँ पर इंटीग्रल है रिलीजन के लिए। तो अगर इंटीग्रल होगा तो इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। और हमारी एक सिविलाइज सोसाइटी है, तो कोई भी पर्सन यहाँ पर रिलीजन, कल्चर या किसी ऐसे चीज़ के नाम पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को। एंडलेस एजुटेशन एंड क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पर सबको सोचना चाहिए कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी, और हमें उसी मैनर में एक्ट करना चाहिए कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के सिविलाइज लोग हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली इसमें सिर्फ यही बताया गया है इंटरव्यू में कि सोशल मीडिया जो है उनकी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करानी चाहिए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल से देयर हैज़ टू बी मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, मेनली बिकॉज आवर चिल्ड्रन एंड आवर फैमिली मेम्बर्स आर गेटिंग इफेक्टेड बाई इट। तो बैलेंस होना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होगा और उसका थीम क्या इस बार, तो नेवी सेट दैट द रिव्यू विल टेक प्लेस ऑन February 21। और यहाँ पर थीम होने वाला है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का, इंडियन नेवी 75 ईयर्स इन सर्विस ऑफ द नेशन। तो बेसिकली हर प्रेसिडेंट के टर्म में एक बार तो ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होता ही है। ये हर एक तरीके का ट्रेडिशन है जो कि सारी ही कंट्रीज मेनली फॉलो करती हैं। तो इट इज़ एन असेंबली ऑफ शिप्स एट अ प्री डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग लॉयल्टी। तो यहाँ पर जो नेवी है वो अपनी लॉयल्टी दिखाती है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, एंड एलिजियंस टू द सॉवरन एंड द स्टेट। तो यहाँ पर जो सॉवरन है और स्टेट की तरफ यहाँ पर एलिजेंस दिखाने के लिए ये होता है फ्लीट रिव्यू। आगे हम चलते हैं। स्टेट ऑफ इल हेल्थ, तो यहाँ पर यूपी की बात की गई कि यूपी में एमएमआर कितना ज़्यादा, आईएमआर कितना ज़्यादा। उसके बाद भी यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रखा है इलेक्शंस को लेकर, तो वहाँ पर जाति की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका इशू नहीं उठाया जाता है। तो यही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखें 5 का, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो यूपी का है वो 50.4 है पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो अगर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जोन से भी कंपेयर करें, जैसे कि सीरिया, तो सीरिया में भी यहाँ पर जो आईएमआर है वो 16 पर 1000 लाइव बर्थ्स, और इराक के लिए 20 पर 1000 लाइव बर्थ्स, और यहाँ पर यूपी में 50.4 पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो इसका मतलब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे ही अंडर 5 मोर्टालिटी रेट भी यूपी में बहुत ज़्यादा है, स्टंटेड चिल्ड्रन भी यूपी में बहुत ज़्यादा है, एनीमिक बच्चे भी यूपी में बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि यूपी जो है वो SDG गोल 3 जो कि बात करता है हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, तो उसको अचीव नहीं कर पाएगा 2030 तक। इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस मिलते हैं। तो यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 20% ऑफ द टोटल TB केसेस नोटिफाइड इन द कंट्री। तो एज मैंशन अर्लियर इन इंडिया, हेल्थ कभी भी पॉलिटिकल क्लास के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा ही नहीं है, लेकिन ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोविड पैंडेमिक है, लोगों को हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ आई, तो उसके बाद लोग इसको एक मुद्दा बनाएंगे, लेकिन लोग अभी भी हेल्थ को एक मुद्दा बनाकर नहीं चल रहे हैं। तो बट इट अपीयर्स दैट पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन इज टू इंड्यूस अ कलेक्टिव एमनेशिया अबाउट डेथ एंड डेवास्टेशन। तो जो भी डेथ और डेवास्टेशन हुआ था कोविड सेकेंड वेव में, लोग वो सब भूल गए। आगे हम चलते हैं। एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअरेस्ट, तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ाएगा, लेकिन बेसिकली सोशल सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया गया। तो गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत नहीं थी। गवर्नमेंट यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा सकती थी, तो उससे भी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ जाता, जिससे गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर सकती थी। तो इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है। जो मनरेगा है, मनरेगा के लिए बात की जाए, बात ऐसी थी कि अर्बन पुअर के लिए भी मनरेगा जैसी कोई स्कीम आनी चाहिए, तो उसकी तो कोई बात की नहीं गई, लेकिन मनरेगा का जो यहाँ पर एलोकेशन उसको और ज़्यादा कम कर दिया गया। अब जो मनरेगा है वो एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। अब डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसका मतलब ये है कि डिमांड होगी तो मनरेगा में लोग जॉब के लिए आएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा पाया गया कि मनरेगा में पिछले साल डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है। इसका मतलब ये है कि लोगों को कहीं जॉब्स नहीं मिल रही हैं, इसी लोग यहाँ पर मनरेगा में भी काम करने को तैयार हैं। तो बेसिकली अगर आप एलोकेशन कम कर दोगे तो आप आर्टिफिशियली मनरेगा की डिमांड कट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए।
टू बी क्लियर, लोअर मनरेगा डिमांड शुड बी आर प्राइमरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज अ नेशन। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मनरेगा में लोग काम की डिमांड ना करें, लोगों को और जगह काम मिल जाए, कि लोग यहाँ पर मनरेगा में इतने कम वेजेस में काम करने आए ही ना। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं मनरेगा में लगातार डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम सब कुछ बंद था, माइग्रेंट सबसे अपने विलेजेस वापस आ गए थे, जिसके कारण उन्होंने मनरेगा में यहाँ पर काम की डिमांड की थी। तो आइडिया गवर्नमेंट का यही है, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर स्टेप इन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का ये यहाँ पर मानना है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर इनकरेज होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने पैंडेमिक में एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स दिए, तो गवर्नमेंट के उसका जो भी यहाँ पर फंड्स बचने वाले थे। इसके अलावा जब गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स काटा था, तो कॉर्पोरेट टैक्स कट करने की वजह से ये नहीं हुआ कि यहाँ पर जो कंपनीज उन्होंने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, यहाँ पर उनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कट करने से यहाँ पर इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को वापस से कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ा देना चाहिए। तो प्रॉफिट्स ऑफ दीज टॉप 400 और कंपनीज हैव डबल्ड एंड देयर मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स सिंस 2019। तो बेसिकली ऑथर ने यही बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स कट करने से इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ इन बिजनेसेस को फायदा हो रहा है और वो सब कुछ को कन्वर्ट कर ले रहे हैं प्रॉफिट में। तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाना चाहिए और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को इसमें भी फायदा हो रहा है। तो अगर आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा बढ़ा दोगे तो 50,000 करोड़ रुपए आपको इससे मिल जाएंगे और 1 लाख करोड़ आपको कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने से मिल जाएंगे। तो आपका जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग को कट कर दिया। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर चरक संहिता की बात की गई है। चरक संहिता क्या है, संस्कृत टेक्स्ट है ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा, और इसमें ही महर्षि चरक शपथ इज मेंशन इन चरक संहिता। तो यहाँ पर जो चरक शपथ है वो चरक संहिता में ही मेंशन है। अब बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन का ये कहना है कि जो अभी ओथ डॉक्टर्स लेते हैं वो बहुत ही हिपोक्रेटिकल ओथ है, जो कि ग्रीक टेक्स्ट से डिराइव की गई है, जैसे आई स्वेयर बाई अपोलो फिजिशियन एंड हाइजिया एंड पेनाशिया एंड ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो कि यहाँ पर ग्रीक गॉड्स को रेफर करता है। तो उनका यही कहना है कि हमें यहाँ पर चरक शपथ लेने की ज़रूरत है, ना कि ये ग्रीक टेक्स्ट से उठाई हुई ओथ लेने की ज़रूरत है। ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं इकोनॉमी के पेज पर। जो कोआला हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोआला को इंडेंजर्ड क्लासीफाई कर दिया है, क्योंकि ड्रॉट, बुश फायर्स, डिजीज़ की वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो 2050 तक एक्सटिंक्ट हो सकती है। अब यूएस में अफगानिस्तान के कुछ एसेट्स फ्रोज कर दिए, $7 बिलियन जो हैं, जो कि यहाँ पर यूएस ने फ्रोज कर दिए थे। अब यूएस का ये कहना है जो $7 बिलियन है उसमें से $3.5 बिलियन यहाँ पर यूएस यूज़ करेगा, जो यहाँ पर अमेरिका में 9/11 के विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो यूएस कोर्ट्स वेयर 9/11 विक्टिम्स हैव फाइल्ड क्लेम्स अगेंस्ट द तालिबान विल हैव टू टेक एक्शन फॉर द विक्टिम्स टू बी कॉम्पनसेटेड। अब यहाँ पर एक एथिकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये ठीक है, जब अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, उनके ही यहाँ पर $3.5 बिलियन को लेकर अपने ही लोगों में बांट देना क्या यह सही है? और यहाँ पर यूएस के पास तो ऐसा नहीं है कि यूएस को कोई क्राइसिस चल रही है, यूएस तो चाहे तो इतने पैसे तो डॉलर छाप भी सकता है और उसकी करेंसी यहाँ पर डिक्लाइन भी नहीं होगी। तो ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक एथिकल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक मीटिंग हुई है वन ओशन समिट की, जिसमें बात की गई कि ओशन को प्रोटेक्ट करना है थ्रेट से, जैसे कि ओवरफिशिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, और यहाँ पर सीज़ को मैनेज करने के बारे में और अच्छे से सोचना है। अब पाकिस्तान का ये कहना, जो यूएस है उसने हमेशा पाकिस्तान को यूज़ किया है, लेकिन चाइना जो है वो चाइना जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो साइड्स लेने लग गया कि वो चाइना की साइड ले रहा है, और इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो द यूएस हैज़ ऑलवेज यूज्ड पाकिस्तान टू मीट इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड व्हेन द पर्पस वाज सर्व्ड इट, यूएस क्या करता है, यूएस पाकिस्तान को छोड़ देता है इन द लर्च। लेकिन जो चाइना है वो ऑल टाइम फ्रेंड है इनका ये सब कहना है। आगे हम चलते हैं। पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन गोवा। जो गोवा है वो 1510 में पोर्तुगीज़ कॉलोनी बनी थी, जब एडमायरल एफेंजो डी अल्बुकर्क्यू ने फोर्सेस को डिफीट कर दिया था बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। तो गोवा पोर्तुगीज़ कॉलोनी बना था 1510 में, जब यहाँ पर अल्फेंजो डी अल्बुकर्क्यू ने डिफीट कर दिया था बीजापुर की फोर्सेस को और यहाँ पर गोवा को कब्जा लिया था। उसके बाद से ये पोर्तुगीज़ कंट्रोल में रहा बहुत टाइम तक। जब 20th सेंचुरी आया तब गोवा में यहाँ पर एक नेशनलिज्म सेंटीमेंट आने लग गया, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट आने लग गया अगेंस्ट द एंटी ब्रिटिश नेशनलिस्ट मूवमेंट। जैसे इंडिया में चल रहा था वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं गोवा में भी एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट आने लग गया। उसके बाद यहाँ पर ये फादर ऑफ गोवा के नेशनलिज्म भी इनको कहलाया जाता है त्रिस्त्याओ दी ब्रगेंजा कूना।
जिनको यहाँ पर बोलते हैं ही इज़ द फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म, जिन्होंने गोवा नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1928। फिर 1946 में जो सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया थे, उन्होंने यहाँ पर रैली की थी, जब वहाँ पर बात की गई थी कि गोवा में भी सिविल लिबर्टीज़ और फ्रीडम होना चाहिए। फिर इनको ये रियलाइज़ हुआ कि पीस से तो कुछ नहीं होगा, ये पोर्तुगीज़ जो हैं ये वापस नहीं जाने वाले, इसीलिए इन्होंने सोचा कि हमें आर्म्ड स्ट्रगल की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर आज़ाद गोमंतक दल बनाई गई। अब इंडिया को इसके बाद आज़ादी मिल गई। तो आई होप अभी तक आपको समझ आ गया हो कि 1510 में यहाँ पर पोर्तुगीज़ ने गोवा को ऑक्यूपाई कर लिया था। जो बीजापुर के सुल्तान थे उनको हराकर, आदिल शाह को हराकर यहाँ पर गोवा को कैप्चर कर लिया था। 20th सेंचुरी में गोवा में भी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जागने लगे और यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे कि गोवा नेशनल कांग्रेस, उसके बाद यहाँ पर आज़ाद गोमंतक दल, जिसका ये कहना था कि हमें एग्रेसिव आर्म्ड मूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन जब यहाँ पर पूरे इंडिया को आज़ादी मिल गई, उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके बाद ये तय होगा कि गोवा को तो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस नहीं मिलने वाली, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पहली तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई। इसके अलावा इंडिया नहीं चाहता था कि कोई एक और ऐसा इशू उठे जिसमें यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, इसीलिए इंडिया ने उस समय गोवा की इंडिपेंडेंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। और गांधी जी का ये मानना था कि अभी भी गोवा के लोगों की कॉन्शियसनेस उस लेवल तक राइज नहीं हुई है, तो ग्राउंड वर्क और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो पहले सारे लोगों को एक अम्ब्रेला के अंदर लाने की ज़रूरत है। अब नेहरूवियन डिलेमा क्या था? जो पोर्तुगल है, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में चेंज किया था और उन्होंने गोवा को अपना कॉलोनियल पोजीशन ना कहकर क्या बोला कि ये उनका ओवरसीज प्रोविंस है। अब यहाँ पर जो पोर्तुगीज़ है वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि गोवा को नेटो का पार्ट बना दिया जाए। नेटो का पार्ट अगर गोवा एक बार बन जाता तो उसके बाद क्या होता कि अगर इंडियन आर्मी यहाँ पर इंटरवीन करने की कोशिश करती तो सारे ही कंट्री यहाँ पर वॉर में आ जाते विद इंडिया, क्योंकि नेटो का यही काम है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो सारे ही कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा और सारे ही कंट्री यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन नेटो मेंबर कंट्रीज इसमें नहीं थे, इस फेवर में नहीं थे कि गोवा को यहाँ पर नेटो का पार्ट बनाना चाहिए। तो नेहरू ने सोचा कि बायलैटरल डिप्लोमेटिक मेजर्स को यूज़ किया जाए और यहाँ पर पीसफुल ट्रांसफर हो जाए, लेकिन पीसफुल ट्रांसफर नहीं हो पाया। फाइनली यहाँ पर ऑपरेशन विजय करना पड़ा, जहाँ पर मिलिट्री इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी। तो गोवा हैज़ सीन 60 years ऑफ इवेंटफुल लिबरेशन एंड सक्सेसफुल एमलगमेशन ऑफ द इंडियन यूनियन, और यहाँ पर 60 साल हो चुके हैं गोवा को लिबरेट हुए। गोवा लिबरेट हुआ था दिसंबर 1961 में स्विफ्ट इंडियन मिलिट्री एक्शन, जो कि 2 दिन चला था। ये जो है आरिफ खान, इन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने स्लैलॉम और जाइंट स्लैलॉम इवेंट्स दोनों के लिए ही क्वालिफाई किया है एक ही विंटर ओलंपिक्स में। तो इंडियन स्कायर आरिफ खान हैज़ क्वालिफाइड फॉर बोथ द स्लैलॉम एंड जाइंट स्लैलॉम इवेंट्स एट द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। ही इज़ द ओनली इंडियन टू हैव एवर क्वालिफाइड फॉर बोथ इवेंट्स टुगेदर। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम पढ़ेंगे ITER के बारे में और यहाँ पर क्या ब्रेक थ्रू हुआ है। तो यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से यहाँ पर 11 MV मेगावाट यहाँ पर प्रोड्यूस की गई एनर्जी इन 5 सेकेंड्स। अगर अभी हम देखें तो सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स किसके ऊपर काम करते हैं? तो वो काम करते हैं न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। फिजन का मतलब ये होता है जो हैवियर एटम्स होते हैं उनको यहाँ पर स्प्लिट किया जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में कंट्रोल्ड मैनर में, और उससे यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होते हैं लाइटर आइटम्स के, उनको यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो फ्यूजन इज द ऑपोजिट प्रोसेस इन विच न्यूक्लियाई ऑफ रिलेटिवली लाइटर एटम्स टिपिकली दोज ऑफ हाइड्रोजन आर फ्यूज टू मेक द न्यूक्लियस ऑफ ए हैवियर एटम। तो यहाँ पर फ्यूजन में जोड़ा जाता है, लेकिन फिजन में यहाँ पर हैवियर न्यूक्लियाई को तोड़ा जाता है और फ्यूजन में यहाँ पर 2 लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ा जाता है। अब जो फ्यूजन है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू फिजन, और इसके अलावा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती भी है उसमें यहाँ पर वो बहुत ही क्लीन एनर्जी होती है, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। तो मच मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फ्यूजन प्रोसेस देन इन फिजन। तो फिजन के कंपैरिजन में फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फ्यूज़न के लिए यहाँ पर आपको ड्यूटेरियम और ट्राइटियम चाहिए जो कि यहाँ पर मास में अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस 4 times एज मच एनर्जी जो कि यहाँ पर यूरेनियम एटम से प्रोड्यूस होती है। अब फ्यूज़न एनर्जी की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है। तो फ्यूज़न इज़ पॉसिबल, लेकिन इसको पॉसिबल बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, और इसके अलावा रिएक्टर भी ऐसी चीज़ का चाहिए जो कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स को सस्टेन कर सके, ना कि वो मेल्ट हो जाए। तो द मटीरियल्स दैट विल मेकअप द रिएक्टर टू नीड्स टू बी एबल टू विदस्टैंड सच ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट। तो उसी की वजह से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। एक ईटर प्रोजेक्ट है, जो ईटर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर उसने 7 पार्टनर नेशंस हैं, जिसमें एक इंडिया भी है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी से यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और इसको बोलते हैं ईटर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डेडलाइन 2035 तक है कि 2035 तक ये डेमोस्ट्रेट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को।
ड्यूरिंग द रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, 11 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस किया ओवर अ 5 सेकंड पीरियड। जो फ्यूज़न है उसको माना जा रहा है कि एनर्जी के लिए ये फ्यूचर हो सकता है, और ये जो क्वेस्ट है कि हमें और एनर्जी की ज़रूरत है, एफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत है, ये उसको दूर कर सकता है, क्योंकि फ्यूजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है यहाँ पर क्लीन एनर्जी। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्या चाहिए, सिर्फ ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और यहाँ पर आप बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, वो भी एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट भी नहीं होगा। जीरो एमिशंस होंगे तो क्लाइमेट क्राइसिस भी इससे सॉल्व हो सकती है। जो यहाँ पर ITER प्रोजेक्ट है 1985 में शुरू हुआ था, बार बार इसकी यहाँ पर डेडलाइन बढ़ाई जा रही है। अभी जो डेडलाइन है वो 2035 है। इंडिया ने भी ITER प्रोजेक्ट को 2005 में ज्वाइन किया था, और उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने अहमदाबाद में खोला, और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया, और फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।